वहीं कांग्रेस में नाराजगी और विरोध की आवाज अब तेज होने लगी है। जो बातें पार्टी के अंदर कभी दबी आवाजों में होती थी, वो अब जग जाहिर होने लगी हैं। पार्टी नेताओं के बीच कलह ने कांग्रेस को हार के बाद मंथन के लिए अब मजबूर कर दिया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पांचों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है और जो नेता है कांग्रेस का वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे यह बैठक होगी और 5 राज्यों में हार पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि क्या कारण है। तो 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों के बाद अब कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी के ही नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने खराब प्रदर्शन के लिए G23 को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो लोग G23 सम्मेलन में शामिल थे, उन लोगों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बदनाम करने का काम किया है। खासकर गुलाम नबी आजाद जो G23 का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। साथ ही हुड्डा पर हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के संगठनिक चुनावों नहीं होने देने के भी आरोप लगाया है। हरियाणा में जो हरियाणा में है उनके खिलाफ होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हम कोई लुक के थोड़ा कह रहे हैं किसी बात का। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनका साथ देते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक संगठन की कांग्रेस का नहीं, संगठन तो बड़ी जल्दी बनने जा रहा है, अभी अप्रैल मई। हाँ, कारण हार का यही है, 7 साल से कोई संगठन नहीं बना और अब संगठन बड़ी जल्दी बनने जा रहा है। 2-3 महीने में संगठन बन जाएगा और कांग्रेस के इलेक्शन नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। एक नेता की वजह से बेचारा मगज मारता रहा अशोक तंवर, 3 साल से शैलजा जी कोशिश कर रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो सब ठीक हो जाएगा, इलेक्शन तो हो जाएंगे। लेकिन आज जो G23 के नेता जो सर उठा रहे हैं और जो लीडरशिप को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कोशिश कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में गुटबाजी का कारण क्या है? हरियाणा में 6 साल अशोक तंवर प्रधान रहा, उसका संगठन नहीं बनने दिया। कौन लोग जिम्मेवार हैं? शैलजा जी को 3 साल से ऊपर हो लिए, संगठन नहीं बनने दिया। कौन लोग जिम्मेवार हैं? आज कौन लोग वहां दिल्ली में बैठकर अपना प्रेशर बिल्डअप करता है? कारण क्या है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, जो एक बार यूनियन मिनिस्टर बन जाए, वो इतना रिसोर्सफुल हो जाता है कि वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश करता है। और यही एक कारण है कि उन्होंने उस सिस्टम को दिल्ली में चलने नहीं दिया। सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप समझ गए सारी बातों को। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सेंटर के अंदर कमजोर हुई, इन लोगों ने मोदी के इशारे से काम करना शुरू कर दिया। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। विदु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वहीं खालिद चहलका हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और अशोक चौहान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान आंदोलन का मुद्दा था जो प्रमुखता से उठता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और कांग्रेस धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आई। पंजाब, जहां पर कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी, वो भी उनके हाथ से निकल गया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए जी, जिस पार्टी में क्या नाम अनुशासन नहीं होता, उसका यही हाल होता है। यानी भाजपा एक अनुशासनात्मक पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ता को उनको अनुशासन में रखना जानती है और अनुशासन में ही रख के जो है उसने जो है अपना चुनाव लड़ा और भाजपा जो है अपना अधिकतर राज्यों में दोबारा ही आई, 4 में दोबारा ही आई है। पंजाब को छोड़ दीजिएगा, पंजाब के हालात कुछ थोड़ा डिफरेंट है
और तो इस वजह से जो भाजपा का वहां पे इतना नहीं रहा है। पर भाजपा ने कभी हार नहीं मानी है। 2 सीट से लेके आज ये देखिएगा, कभी 2 सीट होती थी, कभी गठबंधन में बैठते थे 2-4 में। हरियाणा में देख लीजिएगा 4 MLA या इस तरह से MLA होते थे। उसके बाद में जो हुआ अपना आज जो है सत्ता में है और अपना जो फुल मेजोरिटी के साथ जो है आ रही है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये लग रहा था कि किसान आंदोलन और ये इस तरह के आंदोलन जो चले हैं तो अपना जो है कुछ हिंसा भी हुई थी। अपना लखीमपुर खीरी वगैरह में जो था मामला, वो मुद्दा एक तरह से गौण ही बनकर रह गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले हैं, शामली हुआ, मुजफ्फरनगर में कुछ थोड़ा हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ थोड़ी सीटें आई जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं। पर अब लखीमपुर खीरी में देखे रहे, इतना सब कुछ बवाल हुआ, सब वही लखीमपुर खीरी हो गया, उन्नाव हो गया, पीलीभीत हो गया, कैराना इस तरह से जो हुआ है। तो और प्रमुखता से ये मुद्दे कांग्रेस ने बहुत अच्छे से बुनाए थे जमीनी स्तर पर। मैं खालिद चाहल का भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खालिद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अशोक जी, 1 मिनट, खालिद जी से जवाब लेना चाहूंगी। अशोक जी, खालिद जी से जवाब लेना चाहूंगी। खालिद जी, क्या कारण है जो कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? प्रदेश की हम बात करें तो रणदीप सुरजेवाला सीधा हार का ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोड़ रहे हैं। अनुज जी, पहले तो जो 5 राज्यों के चुनाव में जो जनता का जनादेश आया, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जनता की जो उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतर सके। लेकिन जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, अभी CWC आज होने वाला है, तो CWC संगठन की एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। और जो आरोप प्रत्यारोप की आप बात करती हैं, आरोप प्रत्यारोप का मसला क्या है कि मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता को नेता बना देती है, तो मुझे अपना बैकग्राउंड भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें हैं, ये जो नेतृत्व परिवर्तन की जो बात करते हैं जो लोग, मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ, अपने कार्यकर्ता होने के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सोचता है तो कांग्रेस पार्टी में, जहां तक परिणामों का सवाल है, हम परिणामों को लेकर कभी भी विचलित नहीं होंगे, ना होना चाहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अगर बात करें सत्ता पर काबिज थे। सुनिए, चूक, मैं आपको चूक बताना चाह रहा हूं, अंतरकला अनु जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कभी भी नहीं, हम कभी भी चुनाव के परिणामों को बदलने के लिए इस देश के अंदर सांप्रदाय का सहारा नहीं लेंगे। हम कभी भी इस देश के चुनाव परिणाम को अपने फेवर में करने के लिए जिन्ना का सहारा नहीं लेंगे। हम कभी भी इस देश में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए लोगों को नहीं लड़ाएंगे। हमारे मुद्दे इस देश के अंदर बेरोजगारी, अपराध, ये सारी चीजें हमारा मुद्दा है। हम मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी ने धर्म और जाति के आधार पर भाई को भाई से नहीं लड़ाएंगे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी ने धर्म और जाति के आधार पर, पूरी बात बताना चाह रहा हूं। जी बोलिए। हाँ, मैं जो अगर विकास के नाम पे अनु जी वोट इस देश के अंदर लेने का प्रयास भाजपा ने किया होता तो इस देश के अंदर गरीबी की संख्या नहीं बढ़ी होती। उन सारे आंकड़ों को दबाने के लिए, उन सारे अपने करतूतों को दबाने के लिए भाजपा ने पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी, जो हम नहीं खालिद जी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, विकास कहां पर है पंजाब में? वहां भी मैं अनु जी सुनिए, अगर आप पंजाब की बात करती है, अनु जी आप पंजाब की बात करती है, तो वहां पे कांग्रेस के बनाए हुए एक दलित परिवार के गरीब बेटे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और पूरी जातियों को, आप ऐसा मत सोचिए, एक जाति वर्ग को उनके खिलाफ किया गया। ये परिणाम ऐसे नहीं आए। अगर आप चन्नी जी की बात करते हैं, चन्नी जी एक बहुत गरीब परिवार से, दलित परिवार से आते हैं। पूरे दलित समाज का विरोध करते हुए वहां पे परिणामों को लाया गया है। ये परिणाम जो है वहां पे आपकी विवरण नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे दलित समाज के विरोध में परिणाम आए हैं और दलित समाज को सोचने की जरूरत है कि उनके खिलाफ और इस देश के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाकर चुनाव परिणाम अपने फेवर में लाने के लिए अभी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन अब आप ही कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी, वही मैं कह रहा हूं, अभी तो आप कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा ना कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते थे, लेकिन उन्हें उनका विरोध किया गया, तो जाति के आधार पर किसने लड़ा चुनाव?
नहीं, भाजपा ने लड़ा, आम आदमी पार्टी ने लड़ा। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का चलिए विधु रावल जी भी हैं, विधु रावल जी भी हैं, भाजपा के लिए विधु रावल जी भी हैं हमारे साथ। विधु जी जवाब देंगे, उन्होंने सीधा सीधा कहा बीजेपी जो है वो जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास। देखिए कांग्रेस के अंदर जो सिर फुटअव्वल हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इनका इंटरनल मैटर है। ये अपनी फैमिली रन प्रोप्राइटरशिप जो है जिसको जनता छोड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी को जनता छोड़ चुकी है, विचारधारा इनके पास कभी रही ही नहीं और नेतृत्व इनका निकम्मा है। तो सूतना कपास जुराहों में जिस प्रकार से लट्ठम लट्ठा देख रहे हैं हम, मुझे समझ नहीं आता इसमें जनता की या किसी और की क्या रुचि होगी। देखिए हम जानते हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो फ्यूज बल्ब इनके शहजादे हैं, जो दादी की नाक वाली दीदी जी हैं, जो इटालियन इन्होंने अपनी इंपोर्ट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई हुई हैं, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये जिस मर्जी को बना सकते हैं, लेकिन जब ये इस प्रकार की हास्यास्पद बातें करते हैं, ये राहुल गांधी जी को नेचुरल लीडर कहते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब ये राहुल गांधी जी को नेचुरल लीडर कहते हैं तो मुझे लगता है ये एक्सीडेंट ऑफ नेचर है, नेचर का कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इन्होंने अपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाए, 10 साल तक सोनिया की मनमोहन सरकार चली, तो वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का हाल क्या था कि कैबिनेट के पास हुए बिल उनको छोटे मालिक फाड़ दिया करते थे। राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के बिल को फाड़ दिया करते थे। तो इस प्रकार की तो इनका फैमिली रन प्रोप्राइटरशिप है। मैं इसको पार्टी नहीं कहता, कांग्रेस को मैं एक फैमिली रन प्रोप्राइटरशिप कहता हूं, ये कोई पार्टी नहीं है। और खैर इनका संगठन हरियाणा में है कहां? आज तक ये 7 साल में अपना कोई एक जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए। 3 साल तो शैलजा जी को भी हो गए, शैलजा जी भी अपना कोई नहीं बना पाई आज तक भी। इससे पहले तंवर साहब बेचारे दलित समाज से तो वो भी आते थे, उनकी गर्दन तोड़ दी इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने। उनको वो दलित नहीं थे क्या? चन्नी जी में ये दलित ढूंढ रहे हैं। फिर बातें कितनी हास्यास्पद करते हैं, बातें क्या कहते हैं कि जी कांग्रेस के नेतृत्व ने, यानी कि गांधी परिवार, वाड्रा परिवार की बात कर रहे हैं, बोलते हैं जी वाड्रा परिवार कार्यकर्ता को जो नेता बनाता है तो कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है। इनकी बात को ध्यान करें, आज तक हमने जो सुना है कि जनता नेता बनाती है, कांग्रेस के अंदर जनता नहीं नेता बनाती। इनका मानना है कि वो जो राजशाही परिवार जिस पर आशीर्वाद देता है वो नेता बनता है। यानी इनका राजशाही परिवार जो है, जो इनका राजतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र से बड़ी है। और एक अंतिम बात मैं और कह दूं, खालिद जी फिर एक साथ जवाब दे देना। अंतिम बात मैं और कह दूं, फिर इकट्ठा जवाब देना। आपने कहा कि आप सांप्रदायिकता का और जिन्ना का सहारा नहीं लेते। आपने इस देश के अंदर विभाजन कर सत्ता हासिल की है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, 10 करोड़ लोगों को आपने विस्थापित किया था उस समय। 1.5 करोड़ लोग जो हैं अपना घर, अपना गांव छोड़कर, अपना सब संपत्ति छोड़कर देश में आए थे। 10 लाख लोगों की जान गई थी जब नेहरू जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाया था आप लोगों ने। 10,000 माताओं ने, बहनों ने क्या बात, रावल जी सुन लीजिए, रावल जी सुन लीजिए। जी बोलिए। रावल जी, जिस तरह से आपने मुझे मेरा नाम पता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के लिए शहीद होने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पत्नी, धर्म पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जिस तरह के आप लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, इस देश की बेटी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की दादी की नाक वाली बहन प्रियंका गांधी के बारे में जिस तरह आप बयान दे रहे हैं, ये सुनिए मैंने फ्यूज बल्ब शहजादे का भी जिक्र किया। आप सुनिए मेरी बात। ये आपका वैचारिक, जिस विचार में आप जीते, वैचारिक सिद्धांत हैं। आप महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को किस तरह से सम्मान करते हैं, ये आपके विचार साबित करते हैं कि आप किस तरह से इस देश के महिलाओं का और देश की बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। ये आपकी वैचारिक परेशानी है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि देश में कांग्रेस को आप बता देना चाहता हूं, इस देश में जो भी सत्ता शासन रहा वो जनता के वोट से चुना। आप जनता के दिए है सम्मान को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। अभी तो कांग्रेस ने वो टाइम भी देखा है, बिल्कुल। आप सुनिए मेरी बात, आप भैया सुनिए, जनता ने जो अभी नहीं, आप एक से 2 सरकारें बनी, जनता के वोट से जो सत्ता चली,
आप उसको नहीं, आप ये तो बता दीजिए खालिद जी, देश के लोगों खालिद जी को, मेरे भाई देश के भाषण लोगों ना को दिए हुए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जिस कार्यकर्ता को नेता बनाती है उसको अपना औकात में रहना चाहिए, उसको अपना बैकग्राउंड ध्यान करना चाहिए। विदुर जी मैं आपको खालिद जी अशोक जी मैं आपके पास आती हूँ, अशोक जी मैं आपके पास आती हूँ, आपने भी दोनों की बातें सुनी होंगी। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है? अशोक जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है? क्योंकि जी हाँ देखेगा ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस वाले खुद अपने नेताओं पे लगा रहे हैं, अदर्स पार्टी भी लगा रही है, और दूसरे हालात जो पांचों जो अपना विधानसभा चुनाव के जो अपना जो परिणाम आए हैं उन सबको देखते हुए अपना कांग्रेस को अपने भीतर जो है अपना जो भीतर घाट है या भीतर के जो अपना जो इसके बाद में जो इनके नेतृत्व करने वाले हैं उनमें भी जो कुछ बदलाव की जरूरत है, और बदलाव के साथ साथ जो है जो आपस में जो विश्वास करना सीखना चाहिए वो इस पार्टी में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करती, मैं प्रदेश स्तर की बात करती हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग गुट में है, कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की वो अलग गुट में है। हाँ ऐसे गुटबाजी ज्यादा है, और गुटबाजी उसमें अपना लेग पुलिंग वाली जो है टांग खींचने वाली जो है वो चली आ रही है, और इसको रोकना चाहिए। नहीं तो अभी तो 5 विधानसभा चुनाव में हुआ है, आने वाले टाइम में जो है, और जहां हरियाणा में इनके 30-25 सीट होती थी, अगर ये हाल रहा तो इनको यहाँ पे भी 1 या 2 का सामना करना पड़ेगा। अगर ये हालात चलता रहा तो इन्होंने अपने जो है मंथन करना चाहिए बहुत ही साफ दिल से और साफ मिजाज से, और एक दूसरे के और अनुशासन बनाए कर रखने की जरूरत है। जब तक अनुशासन नहीं रहेगा, जब तक जो है कार्यकर्ता अनुशासित नहीं रहेंगे, वो उसमें अपना जरूरी है। अच्छा रहे संगठनात्मक चुनाव अरसा बीत गया है, नहीं हो पाए हैं, तो आम कार्यकर्ता का भी रुझान, आम कार्यकर्ता की भी जो है अपना सहानुभूति ऐसी पार्टी में रहने कम रहती है, और अपना धीरे धीरे खत्म ही होनी शुरू हो जाती है। जी विदुरावल जी, जी विदुरावल जी, अशोक जी, अशोक जी 1 मिनट, विदुरावल जी बोल रहे हैं जी। देखिए कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जब मां को हटाकर बेटे को बनाया गया था तो बेटे जी ने 33 चुनाव एक साथ ऑन द ट्रॉट 33 इलेक्शंस हार दिए। तो इसी कांग्रेस के भीतर से आवाज आई कि मां को लाओ बेटे को हटाओ। अब जब मां के शासन में एक के बाद एक ये चुनाव हटा रहे हैं तो ये क्या करने वाले हैं? मां को हटाओ बेटे को लाओ। खालिद जी, ये अंतर कला कब तक? राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश के स्तर पर भी है, पंजाब की बात करूं वहां पर भी है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। अगर प्रदेश की बात करूं, नगर निकाय चुनाव है अभी अप्रैल में। अनु जी बात सुनिए जी, मैंने आपसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और जिसमें बहुत बड़ा परिवार है। कुछ चीजें हैं तो वहां पर हम चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन देश के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है, हम कभी भी इस देश के लोगों को बांटने के लिए या अपने फेवर में परिणाम को करने के लिए कभी भी देश के लोगों को नहीं बांटेंगे। देश में जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि उनको विकास के नाम पे वोट मिला तो उनको जो उनका आंकड़ा है सरकार का वो देख लेना चाहिए कि उनके वक्त में इस देश में गरीबी का आंकड़ा क्यों बढ़ा। जहां तक लोकतंत्र की बात करते हैं रावल जी, आप समझिए, एक पाकिस्तान बन गया लेकिन वो जीते रहे। व्यक्ति विशेष का विभाजन हमारी लाश, सुनो मेरी बात, सुनो ना मेरी बात। पाकिस्तान किसने बनाया? 10 मिनट में बात अपनी 10 मिनट की बात पूरी करना। खाली जी बात पूरी करना। ऐसे विदुर जी 1 मिनट 10 सेकंड आपको दीजिए। खाली जी जल्दी समय की कमी है थोड़ी। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना था। ऐसा नहीं लगा रहा आपको लगता है कि विदुर जी 10 सेकंड खाली जी को 10 सेकंड खाली जी को। जब 16 में से 13 सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, नेहरू को प्रधानमंत्री सुनिए, हम कभी भी इस देश के लोगों को तोड़ने के लिए, इस देश में भ्रम फैलाने के लिए कश्मीर मूवी जैसा कश्मीर फाइल जैसी मूवियां नहीं बनवाएंगे जो पीढ़ियों को भ्रमित करेंगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे देश को उस समय कश्मीर में खालिद जी, अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस
में अब विरोध की आवाज और तेज हो गई है। 5 राज्यों में हार के बाद अब जो पुराने नेता थे उनमें भी विरोध दिखाई दे रहा है। तो कहीं आगे जो आने वाले 2 राज्यों के चुनाव होंगे या प्रदेश के हम बात करें नगर निकाय के चुनाव हैं, तो क्या कांग्रेस को वहां पर भी हार का सामना करना पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की अंतरकला अब और तेज होती जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें